लवलीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं कांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जो कि अब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। हम कर ही चुके हैं फिनिश, यूं ही फटाफट हमने जो है पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया और हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं देखते ही देखते। तो भाई इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट से पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा तो आपको और अच्छे से जो है समझ आने वाला है। तो भाई प्रेशर और विंड की बातें तो हमने खूब सारी ऑलरेडी कर ली हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में कि भाई विंड जो है उसकी वजह से कैसे कैसे स्टॉर्म्स और कैसे एयर प्रेशर से रिलेटेड होता है साइक्लोन। तो भाई उससे पहले मुझे बता दीजिए हाल चाल सबके बढ़िया हैं, सब मजे में हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी ने आगे अब आपको और क्या क्या दिया हुआ है। सो भाई स्टॉर्म देखो भाई ऐसा ही कुछ दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना, मज़ेदार, देखने में बड़ा मज़ेदार होता है। लेकिन अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत सारे लोगों की और चीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकता है और बहुत सारे लोगों की भी जान ले सकता है। यानी ये स्टॉर्म ज़्यादा हो जाए तो जानलेवा होता है, क्योंकि एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज है। कैसे है यही तो हमें समझना है, यही हमें देखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले फिर से वही बच्चों के मन में जो है क्यूरियोसिटी जागती है। जो सवाल है वो आता है, वो क्या है? हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ थंडर? अब यहाँ बच्ची क्या बोल रही है कि आपने कभी एक आवाज़ सुनी है थंडर की? क्या आपने कभी लाइटनिंग देखी है? जब रेनी सीजन होता है, खूब तेज़ बारिश चल रही होती है, रात का समय है, शाम का रात का समय है, ठीक है, और क्या है, बड़ी तेज़ चमकती हुई बिजली जिसे कहते हैं ना, चमकती कड़कती हुई बिजली जो है, चमकती हुई लाइट दिख रही है हमको और आवाज़ सुनाई दे रही है कानों में बहुत तेज़ पड़पड़ाती हुई कुछ इस तरीके से। तो बच्चा यहाँ कह रहा है येस द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग। वो कह रहा है कि जो ये थंडर की आवाज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी, डेंजरस होती है, डरा देने वाली होती है। यूजुअली देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल टू। ये यूजुअली तभी होती है जब बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही होती है, एकदम झमाझम बरस रहा है, ऐसा वाला बरसोरे मेगा मेगा वाला टाइप का, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? व्हेन लैंड हीट्स अप। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? जब हमारी लैंड गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, वार्म हो जाती है, तो मॉइस्ट वाली जो एयर होती है, गर्म वाली मॉइस्ट वाली जो एयर होती है, हल्की सी नमी वाली और हल्की सी गर्म, वो ऊपर उठती चली जाती है। जो वार्म एयर है वो ज़्यादा ऊपर चली जाती है, धीरे 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 ऊपर ऊंचाई की तरफ चलती चली जाती है, मतलब उड़ती चली, बहती चली जाती है, ठीक है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, जिस वजह से अपने आसपास वो क्या बनाती है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। कूलर एयर जो होती है वो थोड़ी भारी होती है, अगर ये किसी को पता हो। कूलर एयर थोड़ी हैवी होती है, इसलिए ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, जबकि जो गर्म वाली हवा होती है थोड़ी भारी होती है, इसलिए वो ऊपर तक जाती है। और वैसे प्रेशर की भी यहाँ बात है, ठीक है। तो जो ठंडी वाली कूलर हवा होती है सराउंडिंग से जो आ रही होती है, ठीक है, वो हाई प्रेशर वाली, हाई प्रेशर रीजन फ्लोज इन, मतलब वो किधर, उसके आसपास का जो रीजन होता है वो क्या होता है? हाई प्रेशर एयर वाला होता है ना। अब गेट्स हीटेड, वो भी थोड़ी सी गर्म हो जाती है जब उसके टच में गर्म वाली हवा आती है। एंड राइजेस, और वो भी फिर थोड़ी राइज हो जाती है। ड्राइविंग कॉन्टिन्यूस विद विंड सर्कुलेशन, और इस तरीके से कॉन्टिन्यूस एक विंड सर्कुलेशन चलता रहता है। एज राइजिंग एयर एक्सपैंड, जैसे जैसे जो ये हवा है और ऊपर तक चलती चली जाती है और ज़्यादा जगह में पूरी जो है फैल जाती है, जगह ले लेती है, ऊंचे ऊपर तक जाते जाते एक्सपैंड होती चली जाती है, वो कूल होती जाती है, ऊपर जाते जाते वो ठंडी होती जाती है। मॉइस्चर कंडेंसेस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट, और वो जो उसके अंदर मॉइस्चर था, जो गीलापन था, जो नमी थी, वो कन्वर्ट हो जाती है ऊपर ठंडे में जाके वाटर ड्रॉपलेट में, ठीक है, और बना देती है बादल। These droplet merge into heavier drops, और फिर ये वाली जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये भारी हैवी वाली ड्रॉप्स के साथ मर्ज हो जाती हैं बादल के अंदर, ठीक है, और फॉलिंग एज रेन, और फिर बारिश की तरह नीचे गिर जाती है। इसी को तो हम कहते हैं कि भैया वाटर वेपर ऊपर गया, है ना, वो पढ़ा है ना, साइकिल पढ़ा है ना, वाटर साइकिल, वाटर वेपर ऊपर गया, फिर वहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, फिर वहाँ पर प्रेसिपिटेशन के रूप में जो है रेनफॉल नीचे आ गई। यही वाला तो पूरा अपना साइकिल है, यही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो वो बस एक डिफरेंट एस्पेक्ट से हम इसको देख रहे हैं। तो रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में वो जो हैवी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नीचे आती हैं विद स्ट्रॉन्ग विंड, और बहुत तेज़ हवा के साथ ऐसा जब होता है
डिफाइनिंग अ स्टॉर्म, तब उसको हम बोलते हैं कि स्टॉर्म आ गया है। यानी बारिश हो रही है खूब तेज और उसके साथ बहुत तेज तेज जो है हवाएं चल रही हैं, तो वो एक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। स्टॉर्म्स आर फ्रीक्वेंट इन हॉट ह्यूमिड, ये स्टॉर्म जो है ज़्यादातर नॉर्मली कहाँ आते हैं, जो थोड़ी सी गर्म जगहें होती है, हॉट होती हैं और ह्यूमिडिटी होती है थोड़ी ज़्यादा वहाँ पर, ठीक है, गर्म भी है ह्यूमिड भी है, यानी मॉइस्चर वाला वो चिपचिपापन है, ठीक है, और गर्म गर्म हवाएं हैं। ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इंडिया में इस तरीके की जगहें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी आती हैं जब वार्म एयर ऊपर चली जाती है टू ग्रेट हाई, बहुत ही ऊपर चली जाती है, बिल्कुल अंत लेवल, वेयर लो टेम्परेचर्स टर्न वाटर, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्या है, लो है, ठीक है। अब वो लो टेम्परेचर क्या कर रहा है, उन वाटर ड्रॉपलेट को आइस में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि इतनी ऊपर वो गर्म वाली हवा कभी कभी चली जाती है कि वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा है ऊपर ऊंचाई पे कि वो जो बूंदे अपने साथ, जो पानी मॉइस्चर जो अपने साथ वो लेकर जा रही है हवा, वो कन्वर्ट हो गया, अब बारिश पानी में नहीं, वो कन्वर्ट हो गया सीधा बर्फ में, आइस में वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसी के साथ ये देखो, यही वाला वाटर साइकिल की जो है हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं, एयर देख रहे हैं हम इसमें, ठीक है। गर्म जो हवा है वो भैया ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर चली गई और यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठी हो गई और फिर ये देखो यहाँ पे बारिश आ गई, ठीक है। फिर से जो ये बारिश है ये लैंड में यहाँ सीप डाउन हो गई और फिर से वाटर वेपर एवेपोरेशन होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरीके का जो प्रोसेस है वो चलता है ना। चलिए, अब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, स्ट्रॉन्ग वाली जो विंड होती है वो क्या कर रही है, वो ऊपर भी जा रही है, वो नीचे भी आ रही है ना, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह वो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अप हो रही हैं, उड़ रही हैं, चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर और नीचे दोनों वाली जो हवाएं हैं उनमें बेसिकली वो रबिंग एक हो जाती है, रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल। उन हवाओं का बार बार ऊपर नीचे जाने की वजह से जिन हवाओं के अंदर वो आइस के पार्टिकल हैं और जिन हवाओं के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदे हैं, वो आपस में रब करती हैं, रगड़ खाती हैं, वो वाले बादल आपस में रगड़ खाते हैं। और रबिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, भैया वही वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स यहाँ पर एक तरह से लग रहा है, लॉजिकल वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ स्टैटिक चार्ज, जो हमने स्टैटिक चार्ज पढ़े थे कि जब दो ऐसी चीज़ें आपस में रब हो रही हैं तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, एक स्टेबल इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं जनरेट हो जाते हैं, जो हम एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस प्रोसेस विद इन द क्लाउड क्रिएट चार्ज सेपरेशन, ये जो प्रोसेस होता है बादलों में, इसकी वजह से चार्ज सेपरेशन फिर होने लग जाता है, चार्ज जनरेट हो गए, अब चार्ज भैया सेपरेट हो जाएंगे। कैसे, पॉजिटिव वाले जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव वाले नीचे आ जाते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल, ये पॉजिटिव वाले कौन से हैं, हल्के वाले हैं, बर्फ के पार्टिकल है, आइस पार्टिकल्स हैं, तो ये ऊपर चले जाते हैं, क्लाउड के अपर पार्ट में चले जाते हैं, ये आइस वाले हैं पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज हैं वो हैं भारी, हैवी हैं, जो कि किसके हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के हैं, ठीक है। जो बूंदों वाले चार्जेस हैं, जो बूंदों से बने हैं, वो नीचे डिपॉजिट हो गए और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इससे चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब हमें पता है कि जब एक बॉडी चार्ज हो गई और उसको हम नियर बाय लेकर जाते हैं दूसरी, या तो चार्ज बॉडी पे या न्यूट्रल बॉडी पे, तो होता क्या है, न्यूट्रल बॉडी में से भी वो जो चार्ज हैं वो ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ जो है और खींचता है, जिसकी वजह से दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है। तो अब जो हमारी धरती है, जो अर्थ है, जो पेड़ पौधे हैं, जो ज़मीन है, जो सारी चीज़ें, वो क्या हो गई, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा। जैसे जैसे ये बादल थोड़ा सा क्लोज आएंगे हमारी लैंड, हमारे पेड़ पौधे, इन चीज़ों के से, हमारी सराउंडिंग से, तो नेगेटिव चार्ज तो इसके नीचे है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे हमारी लैंड पे जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं उनको, ठीक है। सो ग्राउंड से जैसे ये नीचे आए, थोड़ा सा ग्राउंड मतलब लोअर आएंगे, जो क्लाउड्स हैं ये ग्राउंड के जैसे नियर बाय आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, इट इंड्यूसेस अ पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज खींचेंगे ऑन द ग्राउंड से एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट से, जैसे कि पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज का एक्सचेंज हो गया है ना, चार्ज का लेना देना, एक जो ट्रैक्शन है वो हो गई यहाँ पर। सो एयर यूजुअली एक्ट। अब यहाँ बात करते हैं तो इस वाले लॉजिक से लाइटनिंग कैसे होती है।
हमें पता है एयर यूजुअली क्या होती है, एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर। जो हवा है, अब इनके बीच में हवा है ना। अब जो वो चार्जेस हैं, जो ये बादल है और जो ग्राउंड और जो बिल्डिंग और जो ट्रीज हैं, इनके बीच में आसपास हर तरफ क्या है, हवा है। हवा एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, जो प्रिवेंट करती है ऑपोजिट चार्ज को कि वो आपस में मिल ना पाए। लेकिन मान लो हो क्या रहा है, बट व्हेन द चार्ज बिल्डअप बिकम वेरी हाई, जो चार्ज का ये बिल्डअप है बहुत ज्यादा हो गया है कि अब हवा का इंसुलेशन काम नहीं आ रहा है। हवा के इंसुलेशन को ब्रेक करते हुए चार्ज आपस में जो है लगने लग गए हैं, अट्रैक्ट होने लग गए हैं, चार्ज का फ्लो सडनली चालू हो गया। तब क्या होगा, ये जो रैपिड डिस्चार्ज होगा, जो एकदम से ये चार्ज आपस में जुड़ेंगे, लगेंगे तो ऑपोजिट वाले, तो ये जो रैपिड डिस्चार्ज होगा ये प्रोड्यूस करता है एक ब्राइट, एक चमकती जगमगाती हुई फ्लैश ऑफ लाइट, जो कि इस तरीके की नजर आती है, ठीक है, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग, यही होती है लाइटनिंग। अब एक आवाज भी आपने सुनी होगी, तो वो भी देख लेते हैं आवाज कैसे क्रिएट हो रही है, यानी कि थंडर स्टॉर्म्स बोल सकते हैं हम बेसिकली। सो लाइटनिंग अकर व्हेन ऑपोजिट चार्जेस कोलाइड। लाइटनिंग कब होती है, जब ये जो ऑपोजिट चार्ज है आपस में टकरा रहे हैं, है ना, कोलाइड हो गए हैं विद इन अ क्लाउड, क्लाउड और बिटवीन क्लाउड्स। यहाँ तो क्लाउड्स आपस में भी जो है इस तरीके से पहले टकरा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बिटवीन द क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड, ठीक है, क्लाउड और ग्राउंड के यहाँ तो फिर बीच में ऐसा हो रहा है। सो इट रैपिडली हीट्स, तो बीच एकदम से एक हीटिंग इफेक्ट आता है, हीट एक एनर्जी लगती है, ठीक है, हीट क्रिएट होती है, हीट द सराउंडिंग एयर, आसपास की एयर जो है, हवा जो है वो गर्म हो जाती है इस एकदम से होने वाले इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज है इसकी वजह से, कॉजिंग एक्सपेंशन एंड अ लाउड साउंड, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है और बहुत तेज आवाज आ जाती है, जिसको हम थंडर बोलते हैं। एंड द स्टॉर्म, जो ऐसी ठंडी हवा का झोंका चल रहा है, यानी कि स्टॉर्म चल रहा है विद लाइटनिंग, लाइटनिंग के साथ, तो उसको हम बोलते हैं थंडर, इज नोन एज अ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। सो मतलब लाइटनिंग भी चल रही, लाइटनिंग भी है, आवाज भी है, हवा भी बहुत तेज है, तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, ठीक है, कि भाई तेज आवाज के साथ लाइटनिंग भी हो रही है और बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं, स्टॉर्म भी आ रहा है, ठीक है। समझ आ गया थंडर स्टॉर्म का कॉन्सेप्ट। कुछ इस तरीके से बादल में जो है आसमान में इस तरीके से आपको लाइटनिंग नजर आती होगी, गड़गड़ाहट की, बहुत तेज बादल गरजने की आवाजें आती हैं, है ना। बारिश के मौसम में बड़ा कॉमन है, सबने कभी ना कभी आज तक अपनी लाइफ में देखा ही होगा। अब चलिए स्टेप फर्दर, थोड़ा सा और आगे बढ़ के कुछ और भी नॉलेज गेन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आइसोलेटेड एंड लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म, अगर हम बात करें आइसोलेटेड एंड लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म क्या अकर इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। कई बार इस तरीके के थंडर स्टॉर्म जो है वो काफ़ी इंडिया के तो बहुत, इंडिया में बहुत कॉमन है, इंडिया में हर जगह मोस्टली बहुत सारी जगह ही थंडर स्टॉर्म आना बहुत ज़्यादा बेसिक बात है, कैजुअल बात है। लेकिन कभी कभी ये थंडर स्टॉर्म लाइफ टेकिंग हो जाते हैं, ज़िंदगी ले लेते हैं लोगों की, है ना। और साथ ही साथ चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि कई जगह पर जो थंडर स्टॉर्म्स हैं उनके नाम भी ना अलग अलग है ना, जैसे जहाँ जिसकी लैंग्वेज वो थंडर स्टॉर्म को कुछ अलग अलग बोलते होंगे अपनी जगह के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में तो कहते हैं कल बोई शैकी, ठीक है, काल बोई शैकी। अब भाई मैं बंगाली नहीं हूँ तो शायद अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही होंगी, जो बंगाली होंगे वो इसको अच्छे से बोल पाएंगे, कॉल बोई शैकी, कल बोई शैकी, जो भी है ये, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर बिहार में, झारखंड में और बिहार झारखंड में इसको क्या बोलते हैं, और असम में इसको बोलते हैं बौरदोई सिला, बौरदोई सिला, ठीक है, ये बोलते हैं। दे अकर बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून, ये कब होता है ज़्यादातर इन जगहों पर मानसून के आने से थोड़ा सा पहले। इससे जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं उनको हेल्प मिलती हैं और अच्छे से ग्रो करने में। सो इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इसको बोलते हैं मैंगो शावर्स। मैंगो शावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये थंडरस्टॉर्म आते हैं उसके बाद जो मैंगो, जो आम है वहाँ पर पक जाते हैं अच्छे से, इस वजह से इसको मैंगो शावर बोलते हैं। मैंगो के लिए शावर हो, मैंगो का अब शावर होएगा भैया, मानसून जो थंडरस्टॉर्म्स गए, अब भाई मैंगो का शावर होगा, आम ही आम, हर जगह आम ही आम। लोकल थंडरस्टॉर्म इन कर्नाटका हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट। और जो लोकल नॉर्मली थंडरस्टॉर्म जो कर्नाटका में आते रहते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, कॉफी के प्लांट को बढ़िया तरीके से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब आपको भी ऐसी ही हेल्प चाहिए तो ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे फटाफट से जाइए और मुफ्त में डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
सो भाई नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, लाइटनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होती है एज इट कैन कॉज फायर। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लाइटनिंग की वजह से कई बार कई जगह पर आग भी लग जाती है, यहाँ तक कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स फिर उससे डैमेज हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों का, इंसानों का, जानवरों का जीवन चला जाता है, हार्म होता है। टू स्टे सेफ, अगर हमें सेफ रहना है, इस चीज़ से बचे रहना है, तो अवॉइड करना होगा लंबे लंबे टॉल ऑब्जेक्ट्स के पास, आपको लंबी लंबी बिल्डिंग्स के पास आपको इस समय पे खड़ा नहीं होना है, दूर रहना है। ओपन वाटर के पास, जो खुला पानी रहता है, नदी वदी के आसपास कहीं आपको नहीं खड़ा होना है। मेटालिक आइटम से आपको दूर रहना है, जैसे कि आप छतरी लेकर जा रहे हो और उसका जो हैंडल है वो मेटल का है, तो आपको उसको छोड़ देना है, यूज नहीं करना है जब लाइटनिंग हो रही होगी। ड्यूरिंग लाइटनिंग क्राउच इन, अगर बहुत ज्यादा इस तरीके की लाइटनिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन को कहते हैं, ठीक है, क्राउच करना है आपको इन अ लो लाइंग ओपन एरिया। कुछ इस तरीके के खुले मैदान अगर आपको मिल रहा है जहां बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे जो है बहुत दूर दूर हैं, तो वहां बीचों बीच जाकर जो है इस पोजीशन में बैठ जाए। बिल्कुल ग्राउंड से चिपके भी नहीं होने चाहिए, लेट नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए इस तरीके से बैठा है, इसी तरीके से बैठना है। स्टेइंग इनसाइड बस, अब अगर आप खुले रोड पर कहीं पर हो तो बेटर है, और अगर कहीं बस या कार में हो तो बेटर है कि आप कार या बस में जो है बैठे रहो, वो ज़्यादा सेफ होगा, ठीक है, खुले में नहीं डोलना है, ठीक है। अब आपके जो फ्रेंड्स वगैरह आसपास हैं तो देखो किस तरीके से वो 100 फीट की दूरी पे बैठे हुए हैं, है ना, ऐसा करना है। अब देखो जो बिल्डिंग्स होती है, जो हाउस की बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची, उसमें कुछ इस तरीके से एक चीज़ लगाई हुई होती है और यहाँ से एक कनेक्शन नीचे जा रहा होता है अर्थ में, ज़मीन, ग्राउंड में, अंदर की तरफ बेसिकली। सो ये इसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग जब हो रही होती है इतनी तेज तेज, तो ये उसको कंडक्ट कर लेता है और सारे चार्जेस ले लेता है और चार्जेस को यहाँ नीचे ग्राउंड में डाल देता है, जिससे कि जो बिल्डिंग है वो सेफ रहे, लोग हैं वो सेफ रहे, हार्म ना हो चीज़ों को, ठीक है। सो आप पढ़ लेते हैं, फटाफट से रीड आउट कर देते हैं क्या है ये। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटालिक रॉड इंस्टॉल्ड। एक लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक मेटल की एक रॉड होती है जिसको इंस्टॉल किया जाता है वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग की वॉल्स पे, ठीक है, साइड में या तो फिर छत वत पे दूर थोड़ा सा, और काफ़ी ऊंचा ये टावर टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन होती है तभी इसको बना देते हैं। इसका जो एक एंड होता है वो पॉइंटेड होता है और ये जो एंड होता है ये हाईएस्ट पॉइंट पर ऊंचा रहता है बिल्डिंग में ऊपर की तरफ। सो जो उसका दूसरा एंड होता है वो डीप डाउन ग्राउंड के अंदर नीचे गाड़ दिया जाता है। जो रॉड है वो प्रोवाइड करती है इजी रास्ता, किसको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू द ग्राउंड, की जो हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर से आ रहे होंगे वो फटाफट से ग्राउंड में नीचे ट्रांसफर हो जाए, ताकि बिल्डिंग वगैरह को कोई हार्म ना हो, इसलिए ये चीज़ बनाई जाती है। समझ आया अच्छे से? चलिए अब इसी के साथ लाइटिंग थंडरस्टॉर्म तो ओवर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि है साइक्लोन। चलिए देखते हैं साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे ये आते हैं, कैसे ये बनते हैं, जनरेट होते हैं, इसी के बारे में चीज़ें देखते हैं, कहाँ कहाँ ये आए हैं, क्या क्या से हो सकता है, ठीक है। सो साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये और भी ज्यादा बड़े स्टॉर्म्स होते हैं, बड़े लेवल पे। ये तो बवंडर इसको बोलते हैं ना, ये बहुत, बवंडर मतलब फैला दिया इसने। स्टॉर्म्स, ये जो साइक्लोन अगर आ गए हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ नष्ट करके ही जाएंगे, ऐसे ये इजीली स्टॉप ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते, ठीक है। साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म फॉर्मिंग ओवर वार्म ओशियन वाटर्स। जो गर्म ओशियन वाटर होता है अक्सर ये उधर उस जगह के आसपास ही क्रिएट होते हैं, बनते हैं। अब क्या होता है, जो गरम हीटेड वाटर है, ठीक है, गर्म पानी है, उस वहाँ पर वार्मनेस है, ठीक है, वहाँ पर मॉइस्ट एयर है, उसके ऊपर हवा जो है गर्म वाली वो ऊपर जा रही है, धीरे धीरे राइज कर रही है। अब होता क्या है, एज इट राइजेस, जैसे जैसे वो ऊपर राइज करती चली जाती है, सो वाटर वेपर जो है कंडेंस होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गर्म हवाएं हैं, तो भाई ज़्यादा गर्म हवाएं हैं, ज़्यादा वाटर वेपर हो रहा है ऊपर, तो कंडेंसेशन भी ज़्यादा होगी, है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो नीचे रेन ड्रॉप के फॉर्म में गिरने लगता है, और साथ ही साथ हीट भी एक रिलीज होती है। दिस वार्म्स द एयर फर्दर। इससे क्या होता है, जो हवा होती है वो और थोड़ी वार्म हो जाती है, जिससे जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है आसपास का। अब जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो थोड़ा लो हो जाता है, एंड कॉजिंग मोर एयर टू रश इन एंड राइज, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर क्या होती है, उसके अंदर घुसती चली जाती है और ऊपर चलती चली जाती है। ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, वो साइकिल बड़ा तेज़ी से चलने लग जाता है, स्पीड अप हो जाता है ये, ठीक है। इस तरीके से देखो साइक्लोन नज़र आते हैं ना, ये अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है इसके बीच में।
ये देखो हमारी जो अर्थ है, जो धरती है, वो रोटेट करती है, सबको पता है। अर्थ रोटेशन स्पिन्स द मूविंग एयर, इसकी वजह से वो जो मूविंग एयर है, अर्थ की रोटेशन की वजह से वो मूविंग एयर भी स्पिन करने लग जाती है। रिपीटिंग द साइकिल, और वो साइकिल बार बार रिपीट होता है टू फॉर्म अ लो प्रेशर एरिया, कि भाई आसपास लो प्रेशर एरिया बन जाए विद हाई स्पीड रिवॉल्विंग विंड, और आसपास बहुत तेज हाई स्पीड वाली गोल गोल घूमने वाली विंड चलती है, लेकिन एयर प्रेशर लो होता है यहाँ पर, ठीक है। सो क्लाउड्स एंड रेन, अब हाई स्पीड रिवॉल्विंग कौन कौन क्या क्या रिवॉल्व हो रहा है, विंड, क्लाउड्स एंड रेन, नोन एज साइक्लोन, इसी को साइक्लोन बोलते हैं। देखो बीचों बीच लो प्रेशर है और इसके आसपास हाई प्रेशर चल रहा है, इस तरीके से। सो विंड ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया बाहर की तरफ है, लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ है, तो वो हाई से लो की तरफ आ रहा है, इसलिए वो गोला गोला बनाता चला जाता है, ठीक है। समझ आया अच्छे से? चलिए देखते हैं। द आई ऑफ अ साइक्लोन, अब क्या होता है, एक आंख होती है साइक्लोन की, बिल्कुल बीचों बीच जो नजर आ रही होगी आपको, आगे वाली फोटो में देख लेते हैं। ये देखो बीचों बीच जो लो प्रेशर होता है, यहाँ आई पे ना काफी सबसे ज्यादा लो प्रेशर होता है, तो ये बीचों बीच खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं आई ऑफ अ साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन की बीच में ये एक आंख होती है, यहाँ प्रेशर लो होता है, इसके आसपास प्रेशर बहुत हाई होता है। सो वेयर विंड्स आर काम, यहाँ बीच में बीचों बीच जो होती है आई में विंड जो होती है काम होती है, वाइल द सराउंडिंग एरिया जो उसके आसपास का एरिया होता है वहाँ स्ट्रॉन्ग तेज हवाएं चल रही होती है और बहुत तेज हैवी रेनफॉल हो रही होती है। सो एज अ साइक्लोन मूव्स, क्योंकि भाई ओशियन में इतना पानी है, ओशियन में और पानी गिरे जा रहा है, तो वहीं ये चीज होगी ना, इसलिए। सो साइक्लोन मूव करता चला जाता है, हिलता है वो बवंडर, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आगे मूव करेगा फ्रॉम ओशियन टू लैंड, अब वो ओशियन से लैंड की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। यानी उसमें पानी है, उसमें हवा है, उसमें बहुत प्रेशर है, ठीक है, तो वो जनरेट करेगा हाइयर विंड स्पीड देन टिपिकल थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म से भी बहुत तेज स्पीड में विंड चलेगी इसकी वजह से। सो वंस ऑन लैंड, अच्छा होता क्या है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे लैंड पे आने लग जाता है, तो लैंड में जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये थोड़ा सा स्लो होने लग जाता है, थोड़ा स्टॉप होने लग जाता है, थोड़ा प्रेशर कम होने लग जाता है, लेकिन जब तक कि वो स्टॉप हो रहा है तब तक वो बहुत सारी तबाही मचा चुका होता है। सो द लॉस ऑफ मॉइस्ट एयर सप्लाई वीकन्स इट ओवर टाइम। सो क्योंकि वहां पर वाटर सप्लाई तो इतना नहीं, ओशियन में तो पानी था, तो वो घूमे ही जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन लैंड पे वाटर सप्लाई जो होता है वो क्योंकि नहीं उसको मिलता है, तो वो कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा लैंड पे, लेकिन जहां तक वो जाएगा वहां तक वो सब चीजों को नष्ट करके तबाह करके जाएगा, खराब करके जाएगा। साइक्लोन इवन आफ्टर वीकनिंग ऑन लैंड, ठीक है, साइक्लोन जबकि लैंड पर वीक हो जाता है आके, तब भी वो मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ज्यादा तहस नहस कर देता है, दैट मे टेक, इतना ज्यादा कि महीनों और सालों लग जाते हैं उस साइक्लोन से हुए नुकसान को रिकवर करने में। सो दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल स्टॉर्म, ये स्टॉर्म की ही एक कैटेगरी है जो एक्सट्रीमली पावरफुल होती है, और ओशियंस, बड़े बड़े ओशियंस क्या में ये ज्यादा होती है, तो ओशियन से लगे हुए आसपास जितने भी एरिया होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज हो जाती है। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल स्टॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जो एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन एम्फन आया था वेस्ट बंगाल में, एम्फन का मतलब होता है क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल वाले साइक्लोन की कैटेगरी को बोला जाता है साइक्लोन एम्फन। आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। सो इन 2020 वेस्ट बंगाल में आया था, जिसकी विंड स्पीड कितनी थी, 270 किलोमीटर प्रति घंटा, 270 किलोमीटर पर आवर पे, यानी कि इतना ज्यादा स्पीड में ये कितना तेज चल रहा था ना, मतलब एक घंटे में इसने, भैया गाड़ी तो इम्पॉसिबल है, कौन कवर कर पाएगा, कुछ नहीं कवर कर सकता। हाँ एरोप्लेन की बात अलग है, बट भाई 270 किलोमीटर एक घंटे में इसने ये साइक्लोन जो है कवर कर दिया था, तो मतलब कितना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था। स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन पुश ओशियन वाटर टुवर्ड्स द शोर। अब जो स्ट्रॉन्ग तेज हवाएं चल रही होती हैं वो क्या करती हैं, विंड्स ड्यूरिंग अ साइक्लोन, जो साइक्लोन के टाइम पर इतनी तेज स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है, पुश ओशियन वाटर, वो ओशियन वाटर को पुश करती हैं किधर, टुवर्ड्स द शोर की तरफ। शोर मतलब जो आपका किनारा जो आगे की तरफ है वहां तक, उसको वहां वो पुश करके ले जाती हैं, फॉर्मिंग अ वॉल ऑफ वाटर, और फिर दीवार बन जाती है पानी की खुद की, 3 से 12 मीटर हाइट तक वो पहुंच जाते हैं, मतलब वो इस तरीके से गोल गोल घूमता है, ऐसे नीचे से चालू होके ऊंचा होता चला जाता है, 3 से 12 मीटर उसकी हाइट हो जाती है। दैट कैन फ्लड कोस्टल एरियाज, और यहाँ तक कि इस वजह से क्या होता है, कोस्टल एरियाज पे तो फ्लड आ जाएगा, एंड रीजन्स फार आइलैंड, और जो
भी उसके आसपास आइलैंड हैं वो वहाँ पर भी फ्लड आ जाएगा, वो डूब सकते हैं। सो अकम्पैनिंग हैवी रेनफॉल में कॉज, अगर बहुत ज़्यादा साथ ही साथ इसी समय पे रेनफॉल रुक ही नहीं रही है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, कंपनी दे रही है वो उस समय, ठीक है, तेज़ हवाएं हैं और हैवी रेनफॉल है। सो क्या होता है, रिवर्स भी ओवरफ्लो हो जाती हैं एंड ट्रिगर लैंड स्लाइड्स। इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी लैंड जो है गिरती चली जाती है, ठीक है। इसी के साथ आगे देखते हैं सी वाटर रशिंग आइलैंड। अब सी वाटर में अगर ऐसा हो रहा है तो वो आइलैंड को पूरा रश करता, तहस नहस करता चला जाता है, डुबा देता है, दबा देता है, खत्म कर देता है ना। कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, और ये क्या कर सकते हैं, पीने वाला जो हमारा पानी है भाई, जो हमारे घरों में पीने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर भी पूरा ये चलता चला जाएगा तो उसको भी ये गंदा करता चला जाएगा, कंटेमिनेट कर देगा, है ना। जो वाटर पाइप सारी वो टूट फूट जाएंगी, डैमेज हो जाएंगे, हमारे फार्म लैंड, जितना हमने सॉइल की फर्टिलिटी कर रखी है, जो भी क्रॉप्स उगा रखे हैं, उसको भी ये ले जाएगा। तो लो जी, खाना भी गया हमारा, तो क्रॉप लैंड भी पूरे डैमेज हो जाएंगे, फार्म लैंड पूरे डैमेज हो जाएंगे, सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर की जो फर्टिलिटी वाली, जो फर्टाइल वाली अच्छी वाली लेयर थी, उसको भी अपने साथ मोटी एक लेयर लेकर चला गया, ठीक है। सॉल्ट का कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सी वाटर, ओशन वाटर क्या होता है, खारा होता है, तो भाई वो सॉइल के अंदर नमक डाल के चला गया, ठीक है, तो फर्टिलिटी बिल्कुल ही चली गई। इससे क्रॉप्स बहुत अफेक्ट होते हैं, पेड़ गिर जाते हैं बहुत सारे, और रोड बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, टूटने भी लगती है इनफैक्ट। और क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब हमें हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, दूर से ऊपर से वो जाते हैं ना, जगह जगह आपने देखा होगा, जब जब ऐसी समस्या इंडिया में कभी आई है तो भाई हेलीकॉप्टर्स वगैरह से गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है, ऐसे लोगों को खाना वाना देती है जो बच्चे कुछ लोग होते हैं। While power outages lasting days disrupt emergency service and daily life। अब जब ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा तहस नहस हो जाता है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ही कोशिश करती है, क्या करती है, लास्ट लोगों की इमरजेंसी, अब लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए होती है अपनी डेली लाइफ के लिए। डेली लाइफ के लिए खाना खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, किसी सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी लोग बचे रह जाते हैं, फिर उनको डेली लाइफ की चीज़ें जो है, खाना पीना जो है चाहिए होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन। अब यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि साइक्लोन से हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, ठीक है। वो तो किस्मत है कि फिर भी चले गए, निकल लिए, वो अलग बात है। टू स्टे सेफ ड्यूरिंग साइक्लोन, साइक्लोन में सेफ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो IMD वेदर रिपोर्ट। जो IMD वेदर रिपोर्ट्स आ रही होती है भाई, जिस दौरान अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है तो सब लोग जो है न्यूज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो आप लगातार जो है IMD वेदर रिपोर्ट्स देखते चले जाइए कि भाई वेदर का क्या आसार है, क्या हाल है, क्या कंडीशंस है, क्या और आगे होने के आसार बन रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा, पता चलेगा, पहले से ही थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओगे। ये भी फिर अलर्ट्स देते हैं तो वो आपको पता चलेगा। सैटेलाइट्स हेल्प ट्रैक, अब ये कैसे पता चलता है, सैटेलाइट हेल्प करती हैं इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए और प्रिडिक्ट करती हैं कि क्या किसी तरह का कोई साइक्लोन आ सकता है, और कैसे उस साइक्लोन पहले से पता होने से क्या होता है, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो इससे डैमेज जो है थोड़ा कम होगा। अब नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो इस तरीके के डिजास्टर्स को सारा टाइम मॉनिटर करने के लिए अवेलेबल रहती हैं और इन चीज़ों को मॉनिटर करती रहती हैं लगातार हर समय, ठीक है। सो पीपल इन साइक्लोन प्रोन एरिया शुड कीप एन इमरजेंसी किट। अब जहां साइक्लोन आने का ज्यादा डर होता है, कोस्टल एरियाज में जो भी लोग ज्यादातर रहते हैं सी या ओशन के आसपास, उनके पास तो ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इमरजेंसी किट रेडी होनी चाहिए उनके पास, कि भाई वो फटाफट उसको लें और आसपास कहीं जाकर मूव कर जाएं जहां भी उनको शेल्टर, बचने के लिए साइक्लोन से शेल्टर मिले। व्हेन वार्निंग्स आर इशू, जब भी वार्निंग्स इशू हो रही हैं तब वो अपनी जान बचा के भाग पाए उन इमरजेंसी किट्स को लेकर। तो इस तरीके की कुछ इमरजेंसी किट्स आपको हमेशा बनाकर रखनी है, ठीक है। जो भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं स्पेसिफिकली उनको ज़्यादा डर है, जो मेन टाउन्स हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोस्टल एरियाज वाले लोगों को बहुत ज़्यादा डर रहता है इस चीज़ का। सो अभी के लिए भैया ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, फिनिश होता है। होप आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ।